नमस्ते। मुंशी प्रेमचंद की कालजयी रचनाओं का जिक्र हो तो बड़े भाई साहब का नाम सबसे पहले जहन में आना लाजिमी है। आज हम इसी मास्टरपीस की गहराइयों में उतरने वाले हैं। ये कहानी महज दो स्कूली बच्चों का ड्रामा नहीं है, बल्कि ये एक बहुत ही दिलचस्प और गहरा नजरिया है इस बात पर कि हम समझदारी और शिक्षा को असल में कैसे तौलते हैं। तो चलिए इन दोनों भाइयों के खट्टे मीठे रिश्ते के जरिए पता लगाते हैं कि पढ़ाई का असली मतलब क्या होता है। इस कहानी को गहराई से समझने के लिए हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले इन दो भाइयों की कहानी, फिर खेलकूद और पढ़ाई की टक्कर, बड़े भाई की जिम्मेदारी, शिक्षा बनाम असली अनुभव की बहस, और आखिर में इस कहानी का वो संदेश जो सीधा दिल पर लगता है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं इन दो भाइयों की और देखते हैं कि प्रेमचंद जी ने शुरुआत में ही इनके बीच का ये गजब का कॉन्ट्रास्ट कैसे सेट किया है। प्रेमचंद जी की यही खासियत है, वो पहली ही लाइन से आपको कहानी में पूरी तरह बांध लेते हैं। अब जरा इस विरोधाभास पर गौर कीजिए। एक तरफ हैं बड़े भाई साहब, उम्र 14 साल, 9वीं क्लास और हर वक्त किताबों में सिर गड़ाए रहते हैं। दूसरी तरफ हमारा नन्हा नरेटर है, यानी छोटा भाई, 9 साल का, 6ठी क्लास में, जिसे बस बाहर मैदान में उड़ना और खेलना पसंद है। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात क्या है? उम्र में 5 साल का बड़ा अंतर होने के बावजूद इन दोनों के बीच पढ़ाई का फासला सिर्फ 3 क्लास का है। ये इस कहानी की पहली बड़ी विडंबना है जो सीधे आपका ध्यान खींचती है। और यही चीज आगे के सारे ड्रामे की नींव रखती है। सोचकर देखिए, एक भाई दिन रात रटता है, एक एक शब्द कॉपी पर उतारता है, फिर भी फेल हो जाता है। और दूसरा भाई जो हर वक्त गिल्ली डंडा या कंचे खेलता रहता है, वो ना सिर्फ पास होता है बल्कि क्लास में फर्स्ट आता है। ये स्थिति कितनी हताश करने वाली रही होगी ना। और सच कहूं तो इसी झल्लाहट और तनाव से निकलते हैं बड़े भाई के वो लंबे लंबे उपदेश जो पूरी कहानी को आगे लेकर जाते हैं। तो अब आते हैं कहानी के दूसरे पड़ाव पर, खेलकूद और पढ़ाई का ये जो हमेशा चलने वाला युद्ध है। इसे हम टाइम टेबल बनाम पतंगे भी कह सकते हैं। अब दोनों भाइयों की रोजमर्रा की जिंदगी को जरा करीब से देखते हैं। छोटे भाई को सुधारने के लिए बड़े भाई साहब एक ऐसा टाइम टेबल बनाते हैं जिसे देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। सुबह 6 बजे उठना और रात 11 बजे तक बिना रुके बस पढ़ाई। पहले अंग्रेजी, फिर गणित, फिर इतिहास, और सबसे नीचे वाली लाइन साफ साफ कहती है खेलने का समय 0 मिनट, मतलब बिल्कुल 0। ये पूरी तरह से बेतुका है ना, लेकिन ये बेतुकापन आज के छात्र जीवन की उन अवास्तविक उम्मीदों को भी दिखाता है जिनका पालन करना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन है। ये सिर्फ दो अलग अलग रूटीन नहीं हैं, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं। एक तरफ बड़े भाई की दुनिया है जो स्कूली किताबों के एक भारी, दम घोटू और ऊंचे ढेर जैसी है जो इंसान को दबा देती है। और दूसरी तरफ छोटे भाई की दुनिया है, उड़ती हुई कागज की पतंगे और कांच के कंचे जो बचपन की आज़ादी और जिंदादिली की निशानी है। सच तो ये है कि छोटे भाई की उस चंचलता और ऊर्जा को बड़े भाई की भारी भरकम किताबों और पाबंदियों में बांधा ही नहीं जा सकता। बड़े भाई साहब का पढ़ाई को लेकर नजरिया बहुत ही सख्त और सीधा है। उनके हिसाब से पढ़ाई कोई मजाक नहीं है, इसके लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। उनका मानना है कि शिक्षा एक बहुत बड़ा और थका देने वाला काम है, और वो लगातार छोटे भाई को यही बात उपदेशों की तरह पिलाते रहते हैं। कहीं ना कहीं वो अपनी खुद की विफलता को भी इसी तरह सही ठहराते हैं कि मैं तो जी तोड़ मेहनत कर रहा हूँ, नतीजा चाहे जो भी हो। जैसे जैसे कहानी के साल बीतते हैं, एक और बहुत ही गहरा पहलू सामने आता है, और वो है बड़े भाई की जिम्मेदारी, या यूं कहें कर्तव्य का भारी बोझ। जैसे जैसे स्कूल के साल गुजरते हैं और परीक्षा के नतीजे आते हैं, इन दोनों का रिश्ता एक गहरे भावनात्मक मोड़ पर पहुंच जाता है। पहले साल के एंड में क्या होता है? बड़ा भाई फेल हो जाता है और छोटा भाई अपनी क्लास में टॉप करता है। दूसरे साल भी बिल्कुल यही कहानी दोहराई जाती है। बड़ा भाई फिर फेल, छोटा भाई फिर पास। अब सोचिए, उन दोनों के बीच जो 3 क्लास का गैप था, वो अब सिकुड़कर सिर्फ 1 क्लास का रह गया है। ये जो कम होता हुआ एकेडमिक फासला है ना, ये बड़े भाई के लिए भयानक शर्मिंदगी और एक बहुत बड़े मानसिक तनाव का कारण बन जाता है। यहाँ एक पल रुककर ये समझना बहुत जरूरी है कि हमारे कल्चर में बड़े भाई होने का असल मतलब क्या होता है। वो सिर्फ उम्र में बड़े नहीं है, बल्कि वो एक अथॉरिटी है, एक अभिभावक की तरह है। बड़ा भाई होने के नाते उन पर हर वक्त ये भारी दबाव रहता है कि उन्हें एक परफेक्शन का उदाहरण बनना है। अगर वो खुद बाहर खेलने चले जाएंगे तो छोटे भाई को कैसे रोकेंगे?
और बस इसी एक मिसाल को कायम रखने के लिए उन्हें अपने अंदर के मासूम बच्चे को, अपनी खेलने कूदने की इच्छा को रोज मारना पड़ता है। जब हम कहानी को इस नजरिए से देखते हैं तो पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। बड़े भाई का वो जो सख्त, चिड़चिड़ा और हमेशा डांटने वाला रूप हमें दिखता है, वो असल में हावी होने की कोई चाहत नहीं है। वो घर से दूर हॉस्टल में अपने छोटे भाई को लेकर एक गहरी जिम्मेदारी का एहसास है। ये उनका कर्तव्यबोध और बेइंतहा प्यारी है जिसने उन्हें इतना सख्त बना दिया है ताकि छोटे भाई का भविष्य समझ सके। और कर्तव्य की यही भावना कहानी को उस चरम बहस तक ले जाती है जहां किताबी शिक्षा और जिंदगी के अनुभव आमने सामने आ खड़े होते हैं। कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब छोटा भाई अपनी लगातार सफलताओं पर थोड़ा घमंड करने लगता है। तब बड़े भाई साहब जो कहते हैं वो इस कहानी की जान है। वो समझाते हैं कि अम्मा ने कोई दर्जा पास नहीं किया और दादा शायद 5वीं या 6ठी जमात के आगे नहीं गए, लेकिन उन्हें हमें समझाने और सुधारने का हक हमेशा रहेगा क्योंकि उनके पास दुनिया का अनुभव है। ये बड़े भाई का सबसे बड़ा और अंतिम तर्क है। सच्ची समझदारी महज एग्जाम पास करने से नहीं, बल्कि जिंदगी को जीने और उसके थपेड़ों से आती है। मुंशी प्रेमचंद जी ने बहुत ही शानदार तरीके से उस शिक्षा प्रणाली पर करारी चोट की है जो सिर्फ रट्टा मारने को बढ़ावा देती है। एक तरफ वो किताबी ज्ञान है जहां इंसान इंग्लैंड के राजाओं के नाम रट रट कर पास हो जाता है, और दूसरी तरफ है वो व्यावहारिक समझ जो बीमारी में घर चलाने या मुश्किल वक्त में सही फैसले लेने में काम आती है। यहाँ सीधा सा संदेश ये है कि दुनियादारी और अनुभव की कीमत उस कठोर और रटने वाले सिलेबस से कहीं ज्यादा है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं और देखते हैं कि इस कहानी का मुख्य संदेश यानी सच्ची समझदारी असल में क्या है। इस कहानी से हम कुछ बहुत ही अहम बातें सीख सकते हैं। पहली तो ये कि अपनों से बड़ों का सम्मान उनकी डिग्रियों या क्लास की वजह से नहीं, बल्कि जिंदगी के उनके तजुर्बे की वजह से होना चाहिए। दूसरा, सिर्फ रटने पर आधारित पढ़ाई में बहुत बड़ी खामियां हैं। तीसरा और सबसे भावुक सच, बड़े भाई बहन अक्सर अपनों की खातिर अपने बचपन और अपनी खुशियों की बलि चढ़ा देते हैं। और आखिरी बात, इंसान की जिम्मेदारियों और उसके अंदर के मासूम बच्चे के बीच हमेशा एक बैलेंस होना चाहिए। हम मशीनें नहीं हैं। ये कहानी 100 साल पहले लिखी गई थी, लेकिन क्या आज के समाज पर बिल्कुल फिट नहीं बैठती? जरा सोचिए, क्या आज भी हम उसी गलती को नहीं दोहरा रहे? क्या आज भी हम इंसान की कीमत उसके रिपोर्ट कार्ड के ग्रेड से तय नहीं करते और उसके वास्तविक अनुभव, उसके असली चरित्र को पूरी तरह से नजरअंदाज दे देते हैं? प्रेमचंद जी का ये सवाल आज भी हमारे सामने खड़ा है कि आखिर सच्ची समझदारी होती क्या है। इस सवाल को अपने साथ रखिए और विचार जरूर कीजिएगा।